हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो देखो, जो हमारी क्या चल रही थी, 11वीं क्लास की बोटनी चल रही थी। तो उसमें हमने जो हमारा कोशिका चैप्टर है एवं जो हमारा कोशिका विभाजन चैप्टर है, उन दोनों की एनसीईआरटी बुक से क्या कर ली है, रीडिंग लगा ली है। तो आप उन दोनों चैप्टरों पे अपनी क्या कर लें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें। जो मैं आपको एमसीक्यू टेलीग्राम पर देता हूँ, उन्हें लगाकर आप अपनी उन दोनों चैप्टरों की क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास की जूलॉजी। इसमें भी हमारा चैप्टर होगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे चैप्टर का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोश के, जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, वह बहुकोश के, जिन्हें हम मल्टीसेलुलर कहते हैं, जीवों का अध्ययन किया होगा। यानी कि आपने इससे पिछले अध्ययन में जो हमारे प्राणी जगत है उनके एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव के बारे में अध्ययन किया होगा। एक कोश के प्राणियों में जीवन की सभी जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। यानी कि जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं, उनमें जो हमारे पाचन, श्वसन, जनन या जीवन की जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, वो किसके द्वारा पूर्ण होती है, वो एक कोशिका के द्वारा ही क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। बहुकोश के प्राणियों में जटिल शरीर में उपरोक्त आधारभूत क्रियाएं विभिन्न कोशिका समूह द्वारा व्यवस्थित रूप में संपन्न की जाती हैं। यानी कि देखो, जो हमारे बहुकोश के प्राणी होते हैं, उनके जो शरीर की आकृति होती है वो कैसी होती है, वो जटिल होती है। तो उनमें जो हमारी आधारभूत क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती है, जो हमारी भिन्न भिन्न कोशिकाओं का समूह होता है, उनके द्वारा एक व्यवस्थित रूप में संपन्न की जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना है। यानी कि जो हमारा हाइड्रा है, इसका शरीर जो है हमारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। जिसमें यानी कि हाइड्रा में जो हमारी प्रत्येक कोशिका होती है, उनकी संख्या कितने में होती है, हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है। यानी कि हमारे जो मानव का शरीर है, वो कितनी कोशिकाओं का बना हुआ है, अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है, जो वृद्धि कार्य संपन्न करता है। यानी कि ये जो हमारा मानव शरीर है, ये कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है, अरबों कोशिकाओं से बना हुआ है, जो क्या करता है, वृद्धि कार्य को संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं। यानी कि ये जो हमारी इतनी अरबों कोशिकाएं हैं, ये एक साथ हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं। बहुकोषीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतरकोशीय पदार्थ सहित एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकाओं का एक संगठन ऊतक कहलाता है। यानी कि जो हमारे बहुकोशीय प्राणी होते हैं, उसमें समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह उनके अंतरकोशीय पदार्थ सहित एक विशिष्ट कार्य करता है। वो कोशिकाओं का ऐसा संगठन क्या कहलाता है, हमारा ऊतक कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू भी कहते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। यानी कि आपको आश्चर्य हो सकता है कि जो हमारे सभी जटिल प्राणी होते हैं, उनका शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात के प्रतिरूप में संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। यानी कि ये जो सब ऊतक होते हैं, ये एक विशेष अनुपात या प्रतिरूप में संगठित होकर, यानी कि एक विशेष अनुपात या प्रतिरूप में मिलकर हमारे अंगों को बना लेते हैं, यानी कि अंगों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हमारा अमाशय, फुफ्फुस जिन्हें हम लंग्स कहते हैं, हृदय और वृक्क जिन्हें हम किडनी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चय कार्य को संपन्न कर अंग का निर्माण करते हैं। यानी कि देखो, जब हमारे दो या दो से अधिक अंग आपस में भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया, एक निश्चित कार्य को संपन्न कर, यानी कि वो अपनी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया करके एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं, तब हमारे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि फिर वो हमारे क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र से श्रमिक विभाजन के द्वारा संपन्न होती हैं। यानी कि जो हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, या तो वो कोशिका या फिर ऊतक या फिर हमारे अंग तथा अंगतंत्र के श्रमिक विभाजन द्वारा क्या होती हैं, वो संपन्न होती है, यानी कि इनके द्वारा पूरी होती है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती हैं। और ये जो हमारे
शरीर को जीवित रखने के लिए क्या देती है, अपना योगदान देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है प्राणी ऊतक। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, यानी कि हमारी कोशिका की संरचना होती है वो क्या होती रहती है, उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं। यही कारण है जो हमारे ऊतक के प्रकार होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि जो हमारे ऊतक है उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 आता है हमारा उपकला ऊतक, नंबर 2 आता है हमारा संयोजी ऊतक, नंबर 3 आता है हमारा पेशी ऊतक और नंबर 4 हमारा तंत्रिका ऊतक। यानी कि हमने जो ऊतकों के 4 भाग बांटे वो हमारे 4 प्रकार ये हैं। एक होता है हमारा उपकला ऊतक, एक होता है हमारा संयोजी ऊतक, एक होता है हमारा पेशी ऊतक और एक होता है हमारा तंत्रिका ऊतक। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, उपकला ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। हम उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं, यानी कि जो हमारा उपकला ऊतक को सामान्यतः क्या कहते हैं, उपकला ऊतक ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है, यानी कि जो हमारा उपकला ऊतक है इसमें क्या पाई जाती है, हमारी एक मुक्त सतह पाई जाती है जो एक ओर से देही तरफ और दूसरी ओर से बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। यानी कि जो हमारी क्या होती है, इसकी एक मुक्त सतह होती है वो एक ओर से हमारी देही तरफ यानी कि देही द्रव्य और दूसरी ओर से हमारे बाह्य वातावरण के क्या रहती है, संपर्क में रहती है। और इस प्रकार देही का आवरण तथा स्तर का निर्माण करता है, यानी कि ये इस प्रकार क्या करता है, हमारे जो दही का आवरण होता है उसको बनाता है और जो हमारा स्तर होता है उसका निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशीय अधात्री, जिसे हम इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स कहते हैं, द्वारा निरंतर पूर्वक जुड़ी रहती हैं। यानी कि जो हमारी क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं वो हमारे अंतरकोशीय अधात्री द्वारा क्या रहती हैं, निरंतर पूर्वक जुड़ी हुई रहती हैं। उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हमारा उपकला ऊतक होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सरल उपकला ऊतक, दूसरा होता है हमारा संयुक्त उपकला ऊतक। यानी कि एक को कहेंगे हम सरल उपकला ऊतक और दूसरे को कहेंगे संयुक्त उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक एक ही स्तर का बना होता है, यानी कि जो हमारा सरल उपकला ऊतक होता है वो कितने स्तरों का बना होता है, वो केवल एक ही स्तर का बना होता है, यानी कि वो केवल एक ही आवरण का बना हुआ होता है तथा यह देहगुआव, वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर है। यानी कि जो हमारा क्या है, उपकला ऊतक का जो एक स्तर होता है वो किसमें पाया जाता है, हमारी देहगुआव में पाया जाता है और हमारी नलिकाओं और हमारी वाहिनिकाओं और हमारी नलिकाओं का स्तर बनाता है। संयुक्त उपकला कोशिकाएं को 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती हैं। यानी कि देखो जो हमारा संयुक्त उपकला ऊतक जो हमारे संयुक्त उपकला ऊतक होता है उसकी जो कोशिकाएं होंगी वो किससे बनी होंगी, या तो वो 2 स्तरों से बनी होंगी या फिर 2 से अधिक स्तरों से बनी होंगी। और इसका कार्य रक्षात्मक है और ये क्या करता है, हमें रक्षा प्रदान करता है, रक्षात्मक कार्य है इसका। जैसे ही हमारी त्वचा कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो हमारी त्वचा है उसकी कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर जो हमारा उपकला ऊतक है वो कितने प्रकार सरल उपकला ऊतक है वो कितने प्रकार का, हमारे 3 प्रकार का है। एक होता है हमारा सरल उपकला ऊतक, एक होता है हमारा सरल घनाकार उपकला ऊतक, एक होता है हमारा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। यानी कि एक का नाम होगा हमारा सरल उपकला ऊतक, एक होगा हमारा सरल घनाकार उपकला ऊतक, एक होगा हमारा सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक। अब हम सबसे पहले उपकला ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, यानी कि जो हमारा सरल उपकला ऊतक होता है ये हमारी चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना हुआ होता है। इसके किनारे अनियमित होते हैं और जो इसके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे अनियमित होते हैं, यानी कि इसके किनारे अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिनियों की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। और ये जो हमारा ऊतक होता है ये किसमें पाया जाता है, जो हमारी रक्त वाहिनियों की भित्ति होती है उनमें पाया जाता है और जो हमारे फेफड़े के बाह्य कोश होते हैं उनमें पाया जाता है। और यह विसरण सीमा का कार्य करती है, और ये किसका कार्य करता है, हमारी विसरण सीमा का कार्य करता है। अब हमारा अगला ऊतक आता है घनाकार उपकला ऊतक। यह ऊतक एक घन जैसी कोशिकाओं से बना होता है,
यानी कि ये जो ऊतक होता है ये किस कैसी कोशिकाओं से बना होता है, यह एक घनाकार कोशिकाओं के स्तर से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनिकाओं में पाया जाता है। यानी कि ये जो हमारा घनाकार उपकला ऊतक होता है ये किसमें पाया जाता है, जो हमारे वृक्क होते हैं उनके नलिकाकार भागों में पाया जाता है, और जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनकी वाहिनियों में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य स्त्रावण और अवशोषण है। यानी कि जो हमारा घनाकार उपकला ऊतक है इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य है इसका स्त्रावण और अवशोषण करना। वृक्क में वृक्कों के सीमापस्थ बलीय सूक्ष्म नलिका की उपकला में सूक्ष्मांकुर होते हैं। यानी कि देखो जो हमारे क्या होती हैं, वृक्कों की सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारे वृक्कों की सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं तो जो उनमें उपकला ऊतक होगा उसमें क्या पाए जाएंगे, हमारे सूक्ष्मांकुर जिन्हें हम माइक्रोबिलाई कहते हैं। यानी कि जो हमारा उपकला ऊतक होता है कि वृक्कों में जो जो हमारे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। अब हमारा अगला ऊतक आता है स्तंभाकार उपकला ऊतक। लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है ये लंबी व पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना हुआ होता है। केंद्र प्रायः कोशिका के आधारी भाग में होता है। यानी कि जो हमारा केंद्रक होता है वो जो हमारी कोशिका होती है उसके आधारी भाग में होता है। मुक्त सतह पर प्रायः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारी मुक्त सतह होती है उस पर क्या पाए जाते हैं हमारे, यानी कि मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर आमाशय, आंत व आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारे सूक्ष्मांकुर होते हैं वो काय में पाए जाते हैं, हमारे आमाशय में, हमारी आंत में और आंतरिक स्तर में पाए जाते हैं। और यह स्त्रावण और अवशोषण में सहायक देते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये हमारे स्त्रावण और अवशोषण में हमें सहायता प्रदान करते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पक्षमाभ होते हैं, यानी कि ये जो हमारी कोशिकाएं होती हैं स्तंभाकार और घनाकार, इनकी मुक्त सतह पर हमारे क्या होंगे, पक्षमांकुर होंगे, तो इन्हें पक्षमाभी उपकला कहते हैं। यानी कि फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, पक्षमाभी उपकला ऊतक कहते हैं। इसका कार्य कणों तथा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। और जो इसका कार्य होता है वो क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं, कण होते हैं और जो हमारा श्लेष्म होता है उसे उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा दिशा दिखाने का कार्य, यानी कि जो हमारे श्लेष्मा और जो हमारे कण होते हैं उन्हें उपकला ऊतक की सतह पर एक निश्चित दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, यानी निश्चित निश्चित दिशा ले जाने में सहायता करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको देखो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है या फिर आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक की लाइन समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज उसे मुझे कमेंट में बता दें। मैं जो अगला लेक्चर लेकर आऊंगा उसमें आपको उस लाइन को या फिर उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझा दूंगा। अगर आप जो मैंने आपको ये एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कराई है इसके ऊपर अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे विद्या न्यूज चैनल पर।